नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कक्षा 11 से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स की। आज हम जो 5th चैप्टर है उसके 6 से आगे के जो एग्जाम्पल्स है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 5 एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं, 6 एग्जाम्पल्स से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको पहले 6 एग्जाम्पल्स बताता हूँ है क्या, एग्जाम्पल में दिया हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, हमने ऊपर एग्जाम्पल बता रखा है, आप उसको भी देख लेंगे कि 6 किलोग्राम सहती के किसी पिंड को छत से 2 मीटर लंबाई की डोरी द्वारा लटकाया गया है। जो पिंड है उसका द्रव्यमान 6 किलोग्राम दे रखा है और उसको 2 मीटर की लंबी डोरी से लटका दिया गया है। फिर आगे दिया है कि डोरी के मध्य बिंदु पर चित्र 5.8 में दर्शाए अनुसार क्षैतिज दिशा में 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है। इस दिशा में 50 न्यूटन के बल को आरोपित करते हैं। फिर उसके बाद में आगे दे रखा है साम्यावस्था में डोरी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाती है और डोरी के द्रव्यमान को आपको नगण्य लेकर चलना है। पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेंगे दोस्तों कि हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि ये 6 किलोग्राम का पिंड है। 6 किलोग्राम का पिंड है। जी की वैल्यू यदि हम 10 लें तो इधर mg बराबर आ जाएगा हमारे पास में 60 न्यूटन इस पिंड के ऊपर लगने वाला बल हो जाएगा दोस्तों। अब ये यहां से लेकर यहां तक की जो डोरी है, ये डोरी है, इसको इधर क्षैतिज दिशा में 50 न्यूटन के बल से खींचा गया है। तो ये पूछा है कि संतुलन की स्थिति में ऊर्ध्वाधर से ये जो डोरी है वो कितना कोण बनाती है। हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं दोस्तों कि ये 1 मीटर की लंबी डोरी इधर है, ये 1 मीटर की लंबी डोरी इधर है। इस बिंदु के ऊपर लगने वाले बलों को हम यहां पर देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम से उसमें बलों को निर्धारित करते हैं। देखो, इधर वाला जो बल है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि T1 तनाव लग रहा है इस डोरी में। इधर कितना तनाव लग रहा है दोस्तों? T1। और इस बिंदु से दूर की ओर जो तनाव लग रहा है उसको हमने कंसीडर कर लिया है T2 तनाव लग रहा है, कि इधर T1 तनाव लग रहा है, इस डायरेक्शन में T2 तनाव लग रहा है। और देखिए दोस्तों, यहां पर हम देख सकते हैं, पा सकते हैं कि इधर इसके ऊपर लग रहा है 50 न्यूटन का बल। 50 न्यूटन का बल क्षैतिज दिशा में काम कर रहा है। और यहां पर आप देख लेंगे कि इस बल को हम घटकों में वियोजित करेंगे। इधर नीचे की ओर काम कर रहा है 60 न्यूटन, 60 न्यूटन, जो कि इस तनाव T2 के तुल्य ही होगा दोस्तों। तो ये जो तनाव T2 है वो यहाँ पर 60 न्यूटन का बल आरोपित कर रहा है, 60 न्यूटन का बल यहाँ पर लगाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, हम इस T1 को घटकों में वियोजित, ये जो T2 है वो ही 60 न्यूटन है। तो एक बार तो इसमें देख लेंगे कि जो T2 की वैल्यू है वो 60 न्यूटन आ गई है दोस्तों। ये पूरा निकाय संतुलन की स्थिति में इधर की ओर 60 न्यूटन बल हमने निकाल लिया, mg बराबर 60 न्यूटन, और इधर की ओर ही लग रहा है T2। तो हम कह देंगे कि जो T2 है वो ही 60 न्यूटन है। यहाँ पर जो T1 है इसको हम घटकों में तोड़ लेते हैं। इसका जो क्षैतिज घटक है और ऊर्ध्वाधर घटक है, इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा T1 cos थीटा, इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा T1 sin थीटा। तो T1 cos थीटा, T1 sin थीटा, ये आ गए। अब हम संतुलन की स्थिति में जो T1 cos थीटा होगा वो T2 के बराबर होगा, जो कि 60 न्यूटन है। तो यहां से T1 cos थीटा बराबर है ये T2 के बराबर है ये 60 न्यूटन के। यहां से ये इधर लग रहा है T1 sin थीटा, जो कि है 50 न्यूटन के बराबर दोस्तों। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समीकरण 2 के अंदर 1 का भाग लगा दीजिए दोस्तों। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि T1 का नहीं पता T1 कितना है। तो हम समीकरण 2 के अंदर जब 1 का भाग लगा देंगे तो T1 से T1 कट जाएगा और हमारे पास में थीटा की वैल्यू आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहां से देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा, T1 साइन थीटा अपॉन T1 cos थीटा बराबर 50/60 आ जाएगा दोस्तों। यहां से T1 कैंसिल हो गया, tan थीटा इक्वल टू हमारे पास में आ गया 5/6, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो थीटा इक्वल टू आ गया दोस्तों tan इनवर्स 5/6, इसको tan इनवर्स 5/6 कह देंगे और यही इसका उत्तर है दोस्तों,
कि tan इनवर्स 5/6 की यदि आपको वैल्यू दे रखी हो तो उसको उतार देंगे, अन्यथा आप उसको इसी फॉर्म में ही रहने देंगे। यही हमारे पास में थीटा की वैल्यू है दोस्तों। इसी से आप इसका सॉल्यूशन यहीं तक कर सकते हैं, इसका आंसर यहीं तक लिख सकते हैं। फिर आगे हम अगला जो एग्जांपल्स हैं वो यहां पर देखेंगे, आप लोगों को बता रहे हैं, सुन लीजिए पहले कि जो अगला एग्जांपल है, कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखा है। यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के बीच स्थितिक घर्षण गुणांक 0.15 है, हमारे को स्थितिक घर्षण गुणांक म्यूएस की वैल्यू 0.15 दे रखी है, तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए जो बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। रेलगाड़ी के फर्श पर एक, जैसे ये हम रेलगाड़ी का डिब्बा समझ लें, और ये जो रेलगाड़ी का डिब्बा है इधर त्वरित गति कर रहा है, यहां पर कोई बॉक्स रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, जब कोई निर्देश तंत्र त्वरित गति करता है, त्वरित गति करेगा तो उस गति की विपरीत दिशा में जो वस्तु है, निर्देश तंत्र के अंदर रखी वस्तु, उसके ऊपर एक आभासी बल काम करेगा, और उस आभासी बल को हम ma0 से पुट करते हैं। आभासी बल को किससे पुट करते हैं दोस्तों? F0 बराबर ma0। ये जब a0 त्वरण से इधर की ओर गति कर रहा है तो इस वस्तु के ऊपर, यदि इसका द्रव्यमान m है तो इसके ऊपर ma0 एक आभासी बल काम करेगा दोस्तों। इसको आप समझ लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यदि इस बॉक्स के त्वरित निर्देश तंत्र में हम रख देंगे तो जब ये निर्देश तंत्र इधर त्वरित गति करेगा तो बॉक्स के ऊपर गति की विपरीत दिशा में एक आभासी बल काम करेगा, जिससे ये पीछे की ओर गति करेगा। यदि इस बॉक्स और इस ट्रेन के डिब्बे के फर्श के बीच में कोई घर्षण बल काम नहीं कर रहा, घर्षण बल नहीं लगता है दोस्तों, तो उस कंडीशन में ये जो बॉक्स है वो इससे पीछे की ओर, इस आभासी बल के अधीन पीछे की ओर गति करेगा, फिसल जाएगा। तो यहां पर हमारे को बता रखा है कि घर्षण बल लगता है। जब बॉक्स के ऊपर इधर बल लग रहा है तो इधर की ओर बल काम करता है, घर्षण बल Fs, और ये नहीं फिसले। देखो, ये फिसलने वाली स्थिति में अधिकतम इसके ऊपर कितनी इसकी स्पीड हो सकती है, इसका जो अधिकतम मान है वो हो सकता है ma0 बराबर Fs। और यदि फिसलने वाली कंडीशन तो यही है कि Fs का मान ज्यादा होना चाहिए। ma0 से जो आभासी बल लग रहा है उससे Fs की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, घर्षण बल का मान अधिक होना चाहिए, ताकि वस्तु नहीं फिसले। न फिसलने की स्थिति है ये कि बॉक्स के न फिसलने की स्थिति में जो घर्षण बल है वो उसके आभासी बल से अधिक होना चाहिए, कि बॉक्स के न फिसलने की स्थिति है दोस्तों। ये बॉक्स के न फिसलने की स्थिति में, बॉक्स न फिसले इसके लिए है। तो यहां पर आप देखेंगे कि Fs की वैल्यू अधिकतम कितना लग सकता है। अधिकतम के लिए यहां पर आपके पास में इस इक्वल के साइन को ले लीजिए आप, तो ma0 इक्वल टू हमारे पास में आ गया Fs, और Fs बराबर हम क्या जानते हैं दोस्तों? Fs बराबर हम जानते हैं म्यूएस इंटू n, म्यूएस इंटू n कह दीजिए, या आप इसको r से भी पुट कर सकते हैं, म्यूएस इंटू r से। ये n या r होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है, और इस r की जो वैल्यू होती है वो दोस्तों होती है m इंटू g के इक्वल। तो यहां से ma0 इक्वल टू Fs की जो वैल्यू है वो है म्यूएस इंटू r, और इसको हम क्या पुट कर सकते हैं दोस्तों? म्यूएस r की जो वैल्यू है वो है m इंटू g। तो यहां से m से क्या कैंसिल हो गया दोस्तों? m कैंसिल हो गया, a0 इक्वल टू आ गया हमारे पास म्यूएस इंटू g। हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर म्यूएस की वैल्यू बता रखी है 0.15, 0.15, और g की वैल्यू 10 लेनी है, तो हमारे पास में आ जाएगा इसका मान 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये जो रेलगाड़ी है उसका अधिकतम त्वरण ये हो सकता है, इससे ज्यादा जब भी त्वरण होगा, इसका त्वरण का मान जब भी ज्यादा होगा तो वो फिसलने की स्थिति में आ जाएगा, बॉक्स है वो फिसलेगा। तो जो रेलगाड़ी है उसका त्वरण 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, ये अधिकतम त्वरण की स्थिति है दोस्तों। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर अगला एग्जाम्पल 8th दोस्तों, अब यहाँ पर हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे 8वां।
8वां जो एग्जाम्पल एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए कि 4 किलोग्राम का कोई गुटका एक क्षैतिज समतल पर रखा है। हमारे पास में एक 4 किलोग्राम का गुटका है और क्षैतिज समतल पर इस तरीके के समतल के ऊपर रखा हुआ है। गुटके का जो द्रव्यमान है वो 4 किलोग्राम है। फिर उस क्षैतिज समतल को इधर से ऐसे ऊपर धीरे धीरे ऊपर करते जाएंगे। देखो क्वेश्चन में समझेंगे, समतल को धीरे धीरे तब तक आनत किया जाता है। आनत का मतलब है इसको नत का रूप दिया जाता है। यहां से इसको थीटा कोण पर झुकाया जाता है, इधर से इसको एंगल इसका बढ़ाया जाता है। तब तक क्षैतिज से किसी कोण थीटा बराबर 15 डिग्री पर गुटका सरकना आरंभ नहीं कर देता। पृष्ठ और गुटके के बीच में घर्षण गुणांक क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब यहां पर 15 डिग्री का कोण हो जाता है तब ये जो गुटका है वो सरकने की स्थिति में आ जाता है, फिसलने की स्थिति में यहां पर आ जाता है। तो हमारे को ये पूछा कि इस पृष्ठ का जो घर्षण गुणांक है वो कितना होगा। हमने एक टॉपिक पढ़ा है विराम कोण। विराम कोण वह कोण होता है कि नत समतल द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया वह कोण जिस पर रखा जो पिंड है वो ठीक सरकने की स्थिति में आ जाए, ठीक सरकने की स्थिति में हो तो उस कोण को हम विराम कोण कहते हैं दोस्तों। तो ये जो विराम कोण ही है यहां पर, और हमने ये देखा था कि जो विराम कोण का क्योंकि जो स्पर्शिया होती है वो घर्षण गुणांक के बराबर होती है, स्थितिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। मतलब टेन थीटा होता है म्यू इंटू म्यू एस के इक्वल होता है। टेन थीटा इक्वल टू होता है म्यू एस। उसको हम यहां पर फॉर्मूले को भी बता देंगे। उस घर्षण गुणांक की वैल्यू होती है वो टेन थीटा की इक्वल होती है। कैसे, एक बार फिर से समझ लेंगे कि यहां पर ये जो पिंड है इसका द्रव्यमान है स्मॉल एम, तो इस पर इधर की ओर बल लग रहा है एम जी, और ठीक सरकने वाली जब स्थिति आती है तो इस पर इधर की ओर काम कर रहा है एफ एस मैक्सिमम, और इधर काम कर रहा है दोस्तों ये कैपिटल एन, जिसे हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। आर से भी इसको लिखा जा सकता है, आर या एन से लिखा जाता है। हमारे पाठ्य पुस्तक में इसको एन से लिखा है। अब यहां पर इसको घटकों में वियोजित कर देंगे। इस एम जी को यदि हम घटकों में वियोजित कर लें, ये वाला एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। एम जी का इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा एम जी कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा एम जी साइन थीटा। और संतुलन की स्थिति में ये ठीक सरकने की स्थिति में है गुटका, बट सरक नहीं रहा है। इट मीन्स यहां पर ये संतुलन की स्थिति में है, और संतुलन की स्थिति में जो आमने सामने के बल होते हैं वो बराबर होते हैं। संतुलन की स्थिति के अंदर जो प्रतिक्रिया बल है आर, इसकी वैल्यू होगी एम जी कोस थीटा के बराबर। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, और यहां से जो एफ एस है वो बराबर होगा एम जी साइन थीटा के इक्वल। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 के अंदर 1 का भाग लगा दीजिए। समीकरण 2 भाग 1 से तो एफ एस बट्टे में आर बराबर आ जाएगा हमारे पास में एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कोस थीटा। यहां से आप देखेंगे कि जो एफ एस होता है वो होता है म्यू एस इंटू आर, म्यू एस इंटू आर। तो इसकी जगह म्यू एस इंटू आर हम पुट कर देंगे अपॉन में आर बराबर, यहां से एम जी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। और यहां पर देखिए दोस्तों जो म्यू एस है, आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, म्यू एस बराबर आ गया है दोस्तों टेन थीटा। और हमारे वो इस क्वेश्चन के अंदर थीटा की जो वैल्यू है वो बता रखी है 15 डिग्री। तो म्यू एस का जो मान है दोस्तों कितना आ जाएगा, म्यू एस बराबर 10 15 डिग्री, और 10 15 डिग्री का जो भी मान होगा वही इसका घर्षण गुणांक होगा दोस्तों। तो 10 15 डिग्री का मान 0.27 होता है, तो 0.27 इसका जो घर्षण गुणांक है वो हो जाएगा दोस्तों। तो ये था हमारा 8वां एग्जाम्पल। आप यहां तक भी करके आ जाते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि 10 15 डिग्री की या तो वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी, नहीं दी हुई है तो यहां तक करके छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आगे हम 10 की टेबल से ही 10 15 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो एग्जाम्पल है, 9वां जो एग्जाम्पल है वो दोस्तों सुन लीजिए। हमारे को एक व्यवस्था बता रखी है, ये एक टेबल के समान पृष्ठ है
और इस पृष्ठ के ऊपर एक 20 किलोग्राम का पिंड या ट्रॉली आप समझ लीजिए, इसमें 2 टायर लगे हुए हैं, इसको एक रस्सी से बांधा गया है और उस रस्सी को घिरनी से होते हुए 3 किलोग्राम के पिंड से लटका दिया गया है। 3 किलोग्राम के पिंड से लटका दिया गया है। ये जो द्रव्यमान है वो है 20 किलोग्राम, ये है 3 किलोग्राम, और यहां पर जो डोरी है उसका द्रव्यमान नगण्य माना है। इस टायरों के मध्य ये जो ट्रॉली दे रखी है छोटी सी, उस ट्रॉली के टायरों और इस पृष्ठ के बीच में जो घर्षण गुणांक है, जब ये गति करती है तो गतिक घर्षण बल हमारे पास में Fk है। गतिक घर्षण बल कितना है दोस्तों? Fk। अब इस क्वेश्चन को एक बार मैं सुनाता हूं आप लोगों को कि चित्र में दर्शाए अनुसार ब्लॉक ट्रॉली का निकाय का त्वरण क्या है। कि इसका हमारे को एक्सेलरेशन पूछा है। इसका एक्सेलरेशन दोस्तों वही होगा, ये जैसे हम कंसीडर कर लें a एक्सेलरेशन से गति कर रहा है, तो इधर ये भी a एक्सेलरेशन से गति कर रहा है, पूरा निकाय a त्वरण से गति करेगा दोस्तों। तो एक तो इस पूरे निकाय का हमारे को एक्सेलरेशन पूछा है, त्वरण पूछा है, इसके साथ में हमारे को पूछा है कि यदि ट्रॉली और पृष्ठ के बीच गतिज घर्षण गुणांक म्यू के की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में बता रखी है 0.04 है, 0.04 है, तो डोरी में तनाव क्या होगा। हम तनाव यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, डोरी में T है, तो इस तनाव T की वैल्यू हमारे को पूछी है, A का मान हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। हमारे को G का मान 10 लेना है। डोरी की सहती का मतलब हो गया डोरी का जो द्रव्यमान है वो हमारे को नगण्य लेकर चलना है दोस्तों। अब यहां से हम इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम की सहायता से इसके लिए बलों का समीकरण लिखेंगे। इस पर लगने वाला बलों का समीकरण हम पुट करेंगे। देखिए दोस्तों, इस पर लगने वाला जो टोटल बल है वो कितना हो जाएगा। इसका द्रव्यमान तो है 20 और इसका एक्सेलरेशन है a, तो m इंटू a की फॉर्म में बल लगता है, तो 20a इसके ऊपर बल काम करेगा। टोटल इसके ऊपर, इस ट्रॉली के ऊपर कितना बल लगेगा 20a, और उसके पश्चात ये इधर त्वरित गति कर रही है, तो इसका मतलब T ज्यादा, इसके ऊपर 2 बल और लग रहे हैं, एक तो T इधर और F के इधर, तो T ज्यादा है और F के कम है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये आप लोगों को इस ट्रॉली पर लगने वाले टोटल बलों को हमने लिखा है, क्योंकि ये परिणामी जो इसके ऊपर बल लगता है 20 किलोग्राम इसका द्रव्यमान, m इंटू a, तो m 20 है, a इसका एक्सेलरेशन है, और वो बराबर होगा इस पर लगने वाले इधर की ओर लगने वाला बल T और माइनस में इधर की ओर लगने वाला बल F के इक्वल। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें 3 किलोग्राम का जो पिंड है उस पर लगने वाले बलों की बात करते हैं। तो इसका जो द्रव्यमान है m इंटू a वाली फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 3a आ गया, बराबर इधर की ओर लग रहा है बल 30 न्यूटन। 30 न्यूटन क्यों लगा दोस्तों, 3 किलोग्राम का पिंड है और ये बल होता है नीचे की ओर mg, तो m 3, g की वैल्यू है 10, तो 30 न्यूटन का बल नीचे की ओर काम कर रहा है, तो 30 माइनस t के रूप में ये बल काम करेगा, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 हमने यहां पर दे दिया है दोस्तों। यहां पर हमारे पास में इसके ऊपर जो F के बराबर होता है म्यू के इंटू R, और यहां से आप देखेंगे कि जो R है उसकी वैल्यू कितनी है। R बराबर हम पुट कर सकते हैं m इंटू G, और G की वैल्यू हमारे को 10 लेकर चलनी है, तो F के बराबर कितना आ रहा है 0. F के की वैल्यू में यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों, F के इक्वल टू 0.04, m की वैल्यू यहां पर है 20 और g का मान है 10, तो यहां से पॉइंट हट जाएगा। F के की जो वैल्यू है दोस्तों, यहां से पॉइंट हट गया 2 0 2, 8 न्यूटन आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 8 न्यूटन। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं एक बार इस F के की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो 20a बराबर t माइनस 8 आ जाएगा, और समीकरण 2 और 3 को जोड़ दीजिए। समीकरण 2 और 3 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी a की, जो वैल्यू है a की वो हमारे पास में निकल कर आ जाएगी दोस्तों। जब हम यहां से समीकरण 2 और 3 को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमारे पास में a का मान आ जाएगा, और फिर a का मान जब हम समीकरण
2 या 3 में से किसी एक में पुट कर देंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारे को फाइंड आउट करना है ए, तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 3a प्लस 20a कितना हो गया, 23a हो गया, बराबर यहां से 30 माइनस टी प्लस टी माइनस 8 आ गया दोस्तों। तो यहां से हमारे पास में क्या वैल्यू निकल कर आ रही है, यहां से हमारे पास में वैल्यू निकल कर आ रही है दोस्तों, देखना आप समझना, 23a बराबर आ गया हमारे पास में 22, 23a बराबर कितना आ गया 22, और a बराबर आ गया 22/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास में इसका एक्सेलरेशन आ गया है 22/23। 22/23 है, इसकी वैल्यू आप किसी भी दोनों में से एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, आपके पास में यहां से टी की वैल्यू निकल जाएगी। तो समीकरण 3 से हम यहां पर क्या पुट कर दें, टी बराबर हमारे पास में समीकरण 3 से तो 20a प्लस 8, तो टी बराबर 20, ए की वैल्यू है हमारे पास में 22/23 प्लस में 8, और दोस्तों यहां से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको इससे गुणा करेंगे तो 440 आ गया, इसको इससे गुणा करेंगे हमारे पास में देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है 440। एक बार इसमें ही हम 23 का भाग लगा देंगे, ज्यादा उचित रहेगा। तो 23 का जब इसमें भाग लगाएंगे दोस्तों तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में चला जाएगा। 23 तो हमारे पास में 21 शेष रह गया, 210 से 207 9 बार में चला जाएगा, 207 9 बार में चला गया। फिर 3 शेष रह गया, 3 में हम एक 0 लगा देंगे तो एक बार में चला गया। हम इसको इस तरीके से पुट कर देंगे, इसमें 7 और जोड़ देंगे तो 27.1 न्यूटन हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। मेनली तो इसमें काम इतना ही करना है कि इस पर लगने वाले बलों की एक इक्वेशन लिखनी है, इस पर लगने वाले बलों की इक्वेशन लिखनी है, फिर उससे जब दोनों में आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में तनाव आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। 10वां जो एग्जाम्पल है हमारे पास में क्या है, देखिए 10वां एग्जाम्पल हमारे को बता रहा है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समतल सड़क पर गतिमान कोई साइकिल सवार बिना चाल को कम किए 3 मीटर त्रिज्या का तीव्र वर्तुल मोड़ लेता है। टायरों तथा सड़क के बीच स्थिति घर्षण गुणांक 0.1 है। क्या साइकिल सवार मोड़ लेते समय फिसल कर गिर जाएगा? देखिए दोस्तों, साइकिल सवार तभी नहीं गिरेगा जब उसके ऊपर लगने वाला अपकेंद्रीय बल घर्षण बल से जब भी अधिक होता है तो फिसल कर गिर जाएगा, अन्यथा नहीं गिरेगा। घर्षण बल अधिक होना चाहिए अपकेंद्रीय बल से। देखिए दोस्तों क्या है, जो घर्षण बल है उसको हम Fs से लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी या इक्वल होनी चाहिए mv² अपॉन में r से। तो यहां से जो v² की वैल्यू है, इस Fs का जो मान है दोस्तों क्या निकल कर आएगा, मैं एक बार तो एज इट इज पुट करता हूं, इसको इस तरीके से पुट कर देंगे। Fs को हम μs इंटू r से पुट कर देंगे, μs इंटू कैपिटल R से। कैपिटल R यहां पर हमारे पास में प्रतिक्रिया बल, और ये जो R है वो हमारे पास में है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। तो mv² अपॉन में स्मॉल r ग्रेटर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए μs m इंटू जी से। तो m से m यहां से कैंसिल हो गया, r को जब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो v² बराबर हमारे पास में निकल कर आएगा। v² की जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए, इक्वल भी हो सकती है अधिकतम वाली कंडीशन में μs rg से। तो μs rg से यदि v² का मान कम है तब तो जो साइकिल सवार है वो नहीं फिसलेगा, अन्यथा फिसल जाएगा। हमारे को स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साइकिल का जो वेग है वो कितना है दोस्तों, साइकिल का जो वेग है वो हमारे पास में है v = 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको जब हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड का इसका वेग है। तो यहां पर हम दोस्तों इसकी वैल्यू निकाल दें। ये तो हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि जो साइकिल है वो 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है
और यदि हम यहां से अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि v स्क्वायर सुरक्षित चाल के लिए इसका वेग कितना हो सकता है, सुरक्षित चाल के लिए इसका मैक्सिमम वेग कितना हो सकता है, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहां से हम देखेंगे म्यूएस का मान हमारे को दे रखा है 0.1, r की वैल्यू हमारे को 3 दे रखी है, g की वैल्यू आप दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ले लेंगे 9.8। तो जब 9.8 ले लेंगे तो हमारे पास में कितना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 24, 2 हासिल की 27 और 2 29 और एक और 2 संख्या पहले हम पुट कर देंगे तो v स्क्वायर की वैल्यू है 2.94 ये होनी चाहिए। और जबकि हमारे को v का मान ही 5 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, v की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इस स्थिति में v स्क्वायर जो साइकिल के लिए यदि आप v स्क्वायर लिखें तो v स्क्वायर का मान आ जाएगा 25। जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग साइकिल के लिए v स्क्वायर का मान 25, जबकि अधिकतम जो चाल सुरक्षित चाल के लिए जो v स्क्वायर की वैल्यू है वो 2.94 ही होनी चाहिए दोस्तों। 2.94 से ज्यादा यदि उसकी वैल्यू हो जाती है v स्क्वायर का तो मान जो साइकिल है वो फिसल जाएगी, सुरक्षित चाल नहीं हो सकती है। तो दोस्तों इस स्थिति में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो साइकिल है वो फिसल जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन हम यहां पर देख रहे हैं कि 300 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार दौड़ के मैदान का ढाल, हमारे को एक मैदान की ढाल दे रखी है 15 डिग्री, मतलब ये एक बंकन सड़क के लिए जो बंकन कोण होता है उसकी वैल्यू दे रखी है 15 डिग्री। यदि मैदान और रेस कार की पट्टियों के बीच घर्षण गुणांक, मैदान और कार का जो टायर है उनके बीच में जो घर्षण गुणांक है उसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है 0.2। इसके साथ में हमारे को क्या पूछा है कि टायरों को घिसने से बचाने के लिए, घिसने से बचाने का मतलब हो गया कि घर्षणहीन वाली स्थिति में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। एक हमारे को यह पूछा फिसलने से बचने के लिए अधिकतम अनुमेय चाल क्या होगी। हमने दोनों तरीके के डेरिवेशन देखे हैं दोस्तों और उन दोनों तरीके को ही हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है घर्षणहीन की स्थिति में जो वेग है बंकन सड़क के ऊपर वो होता है rg tan थीटा का रूट। तो हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर r की वैल्यू दे रखी है 300 मीटर, ये स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है 300, g की वैल्यू है 9.8 और tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है 0.27। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए हमारे को tan 15 की वैल्यू पता होनी चाहिए। हालांकि हम निकाल भी सकते हैं tan 45 माइनस tan 30 कर tan 45 माइनस 30 का फॉर्मूला लगाकर इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो यहां से आप देख लेंगे 300 गुणा में 9.8 गुणा में 0.27, तो हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 300 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये दो संख्या पहले 2 जीरो है, यहां से पॉइंट हट जाएगा। फिर 27 को 3 से गुणा करेंगे दोस्तों 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 81। इसको मैं इस तरीके से लिख दूं 49 इंटू 0.2, तो ये हमारे पास में इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 9.8। तो इसका जब अंडरूट करोगे दोस्तों तो यहां से तो आ गया 9, यहां से आ गया 7 और यहां से अंडरूट में रह गया ये हमारे पास में 0.2। तो 0.2 का मतलब हो गया आप 20 का अंडरूट कर लीजिए, उसमें आप एक संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हमारे पास में लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4.5 के समथिंग। तो ये हो गया 63 गुणा में ये 4.5 के 0.45 के समथिंग इसकी वैल्यू प्राप्त होती है दोस्तों। तो यहां से हम निकाल लेंगे v का मान। तो v का मान है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 45 को 3 से गुणा करेंगे 135 में 13 हासिल की हो जाएगी। 45 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 270 और 270 और 13 कितना हो गया 283
83 हो गया दोस्तों। और इसमें हमारे को दो संख्या पहले पॉइंट पुट करना है, दो संख्या पहले मैंने पॉइंट पुट कर दिया। ये हमारे पास में चाल आ गई है मीटर प्रति सेकंड में। ये है घर्षणहीन की स्थिति में अधिकतम सुरक्षित चाल कितनी हो सकती है, उसके लिए 28.33 आ गई है। अब हम इसके बाद में ज्ञात करेंगे जब घर्षण बल काम कर रहा हो, जब घर्षण बल लग रहा हो तो उस स्थिति में जो अधिकतम चाल होगी वो कितनी हो सकती है। उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला हमने देखा था दोस्तों, जो फॉर्मूला है उसी को ही हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। उस फॉर्मूले की सहायता से ही हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। फॉर्मूला तक क्या था, घर्षण की स्थिति में बंकन सड़क पर अधिकतम जो वेग है उसका फॉर्मूला था अंडररूट में आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये हमारे पास में फॉर्मूला था दोस्तों। अब इनमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। आर की जो वैल्यू है हमारे को बता रखी है 300, जी का मान 9.8, म्यू का मान हमारे को बता रखा है क्वेश्चन के अंदर 0.2, फिर 10-15 की वैल्यू वैसे तो 0.27 है ही, 1 माइनस 0.2 इंटू 10-15 हमारे पास में आ गया। यहां से v इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है, देखिए 300 गुणा में 9.8 0.2 प्लस में 0.27 अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू 0.27। यहां से देखिए दोस्तों क्या क्या निकल कर आ रहा है। अंडररूट में हमारे पास में जो वैल्यू है 300 गुणा में 9.8, इसको जब इससे ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ गया 0.47 और 0.47 इधर आया। जब इसमें से 1 में से इसको घटा देंगे तो 0.53 रह जाएगा दोस्तों। 0.53 इससे निकल कर आ जाएगा 0.53। 0.47 आ गया, यहां से ऐड करेंगे तो 0.47 को 1 में से घटाएंगे तो 0.53 आ जाएगा। यहां से पॉइंट हट गया। अब इनका कैलकुलेशन है, जोड़ बाकी रह गया है। 300 में से 10 तो बाहर आ गया, 3 अंदर रह गया दोस्तों। और यहां से 9.8 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, एक एक करके 3 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 27, 29 हो गया। तो ये हमारे पास में आ गया। यहां से 47/53 रह गया, 47/53 हमारे पास में रह गया। अब इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी दोस्तों। यहां से जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तब जाकर हमारे पास में इसका वेग आ जाएगा। और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों लगभग 38 के समथिंग इसका आंसर आने वाला है, क्योंकि इसका जो मान है वो लगभग 1 के बराबर हो जाएगा, इसका मान है वो लगभग 5 के समथिंग होगा, इसका मान है 1 से छोटा ही आने वाला है दोस्तों। तो 1 से छोटा आएगा तो इसका मान है वो 5 से, इसका जो मान है वो 29 से थोड़ा छोटा हो जाएगा। और उसकी वजह से इसका जो अंडररूट है वो थोड़ा सा मतलब 3-4 के समथिंग आएगा दोस्तों। तो यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद में हम इस वीडियो का अंतिम एग्जाम्पल दोस्तों, अब इस चैप्टर का जो अंतिम एग्जाम्पल है वो हमारे सामने है। 12वां जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पहले सुन लीजिए कि किसी कोमल क्षैतिज फर्श पर, कोमल क्षैतिज फर्श है, मिट्टी की है, और उसके ऊपर 2 किलोग्राम सहती का लकड़ी का गुटका रखा है। ये 2 किलोग्राम लकड़ी का एक गुटका रखा हुआ है। जब इस गुटके के ऊपर 25 किलोग्राम सहती का लोहे का बेलन, इस गुटके के ऊपर 25 किलोग्राम का एक लोहे का बेलन यदि पुट कर दिया जाए तो फर्श स्थिर गति से नीचे धंसता है। फिर एक स्थिर गति से एक समान एक्सेलरेशन से नीचे की ओर ये धंसने लगता है। गुटका व बेलन का एक साथ जो एक्सेलरेशन है वो हमारे को बता रखा है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुटके की फर्श पर क्रिया फर्श के धंसने से पूर्व तथा फर्श के धंसने के पश्चात क्या होगी। गुरुत्वीय त्वरण हमारे को 10 लेकर चलना है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान क्रिया तथा प्रतिक्रिया बलों को पहचानना है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं पहली स्थिति, ये तो पहली स्थिति है और ये है लोहे का बेलन लकड़ी के गुटके के ऊपर रखने के पश्चात दूसरी स्थिति।
देखिए दोस्तों, इस गुटके के द्वारा फर्श पर लगने वाला जो बल होता है, गुरुत्वीय बल इसके ऊपर आरोपित होगा इस फर्श के ऊपर, जिसे हम कहते हैं क्रिया। फर्श इस गुटके के ऊपर और बल लगाएगी जिसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया R और क्रिया है 20 न्यूटन, जो कि mg से निकली है। m 2 g 10, तो 20 न्यूटन निकल गया। इसी प्रकार से इसके ऊपर भी फर्श, इन दोनों पिंडों के गुरुत्व जो भार है वो इसके ऊपर क्रिया कर रहा है, और ये फर्श है वो इसके ऊपर प्रतिक्रिया कर रहा है। उसको हमने R' से पुट किया है दोस्तों। तो यहां पर इनके द्वारा नीचे की ओर गुरुत्वीय बल जो लग रहा है वो है 270 न्यूटन, क्योंकि 25 + 2 जो द्रव्यमान है यहाँ पर वो हो गया है दोस्तों 25 + 2 27, और g की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर m × g की फॉर्म में लगता है। तो 25 तो लोहे का द्रव्यमान, 2 इस लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान, g का मान 10, तो ये आ गया हमारे पास में 27 × 10 बराबर 270 न्यूटन दोस्तों। तो यहाँ पर भी क्रिया प्रतिक्रिया सेम ही रहनी है। इस स्थिति के अंदर हमारे को ये पूछा है कि जो प्रतिक्रिया बल है उसकी वैल्यू कितनी है, कितना बल लग रहा है। तो दोस्तों यहां से आप सीधा सीधा बता सकते हैं, सीधा सीधा हमारे पास में निकल जाएगा कि जो क्रिया है वो हमारे पास में है 20 न्यूटन की। कितने न्यूटन की क्रिया काम कर रही है? 20 न्यूटन की क्रिया काम कर रही है। फर्श द्वारा गुटके के ऊपर काम करने वाली जो बल है उसको आप प्रतिक्रिया कह सकते हैं, जो कि 20 न्यूटन होगा दोस्तों यहां पर। फिर उसके पश्चात हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर भी फर्श द्वारा गुटकों पर लगने वाली जो प्रतिक्रिया है R' वो फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे को ये पता है कि ये जो A एक्सेलरेशन से इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम से इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। सारा जो द्रव्यमान है दोस्तों वो है 27 किलोग्राम। A इसका एक्सेलरेशन ले लें हम तो बराबर हो जाएगा नीचे की ओर लगने वाला बल 270 माइनस ऊपर की ओर लगने वाला बल R'। तो ये जो R' है वो हमारे पास में आ जाएगा 270, ये इधर आ गया प्लस में हो गया, इसको आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो 27 गुणा में 0.1, तो R' बराबर 270। R' की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है 2.7, तो R' इक्वल टू हमारे पास में आ गया 267.3 न्यूटन। ये हमारे पास में आ गया कि फर्श द्वारा इन गुटकों के ऊपर की ओर लगने वाला प्रतिक्रिया बल, जिसे हम R' से पुट करते हैं दोस्तों। तो यहां पर जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है वो तो mg के बराबर ही लग रहा है 20 न्यूटन का, और यहां पर जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है वो R' है। और यहां पर R' की कैलकुलेशन फ्री बॉडी डायग्राम की सहायता से, इस इक्वेशन की सहायता से हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे को A की वैल्यू दे रखी है कि जो गुटका है, पूरा जो निकाय है वो A बराबर 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मिट्टी में धंस रहा है, फर्श में धंस रहा है, वो इस तरीके से गति कर रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने देखे दोस्तों इस चैप्टर के कुछ बचे हुए एग्जाम्पल, छठे एग्जाम्पल से 12वें एग्जाम्पल तक के सभी एग्जाम्पल्स हमने देखे। आगे की जो वीडियो जो है उसमें हम पाठ्य पुस्तक की जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।